सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग एवं नमस्कार। आज हम अपने हिंदी विषय में दूसरी इकाई, उसका नाम है न्याय मंत्री, उसका अभ्यास करेंगे। ये गद्य एक कहानी है और कहानी के लेखक है श्री सुदर्शन जी। श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 અને નિધન सन 1959 में हुआ था। इस लेखक के परिचय में श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंजे हुए कहानीकार थे। उसको बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। उनकी कहानियां हैं वो रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई ना कोई संदेश भी छिपा रहता है। तो आज जो ये न्याय मंत्री कहानी है, इस कहानी से न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। तो आज ये कहानी है वो न्याय की सर्वोपरिता को सिद्ध करती है कि न्याय में न कोई राजा रहता है न कोई रंक रहता है। न्याय ऐसा सर्वोपरि होना चाहिए और निष्पक्ष भी होना चाहिए और निरपेक्ष भी होना चाहिए कि न्याय में प्रजा और राजा में कोई फर्क होना नहीं चाहिए। हम और लोकतंत्र में न्याय तंत्र का बड़ा महत्व होता है। इस कहानी के विषय में हम देखें तो इस कहानी है उसमें सम्राट अशोक न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं। न्याय मंत्री की खोज में निकलने के लिए वो सम्राट है, सम्राट के वेश में तो नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उसने क्या किया, अपना वेश है वो बदल लिया। एक परदेशी युवक के रूप में वो न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं। और जब वो न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं तो अपने ही राज्य के एक ब्राह्मण शिशुपाल है उसके घर जाते हैं। और शिशुपाल के घर जब जाते हैं तो शिशुपाल है वो नवयुवक को पहचान तो नहीं सकते थे, लेकिन अतिथि का सत्कार करना, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, अतिथि देवो भव। तो अतिथि का सत्कार करने के लिए वो अपना सौभाग्य मानते हैं और शिशुपाल उसे आदर के साथ उसकी आगता स्वागता करते हैं। अब वो दोनों है वो आपस में बैठकर बातें करते हैं। तो बात कहाँ की आती है, राज्य की न्याय व्यवस्था की। तब शिशुपाल ऐसे बोलते हैं कि मुझे जो मौका दिया जाए तो मैं वो अच्छी तरह से न्याय कर सकता हूँ। तो शिशुपाल की यह बात सुन ली राजा ने, और राजा है वो बाद में यहाँ से रात्रि का रोकान करके सुबह चले जाते हैं। और सुबह ही शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम ऐसा कहते थे कि मुझे जो अवसर मिले तो मैं अच्छी तरह से न्याय कर सकता हूँ, तो आज मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। इसी तरह वो क्या करते हैं, शिशुपाल जो ब्राह्मण है उसको अपना न्याय मंत्री बना लेते हैं। और न्याय मंत्री बनाने के बाद शिशुपाल है वो अच्छी तरह से अपना काम करते हैं और उसके कार्य से राज्य में पूरी तरह से न्याय की व्यवस्था सरल हो जाती है, अच्छी हो जाती है और राज्य में है कोई मुश्किल नहीं रहती है। इसी प्रकार उसके न्याय मंत्री के न्याय के कारण राज्य अच्छी तरह से चलने लगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके राज्य में जो पहरेदार था उसकी मृत्यु हो गई। अब ये मृत्यु हो गई तो किसने की थी, पता है, राजा सम्राट अशोक ने ही की थी। अब न्याय मंत्री क्या करेगा, शिशुपाल ने तो ऐसा कहा था कि न्याय तंत्र कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें राजा हो तो भी उसको दंड है वो उसकी हिसाब से ही मिलना चाहिए, और रंक हो या राजा हो न्याय तो न्याय होता है, और जो कोई सजा करता है तो उसमें रंक और राजा किसी को देखा नहीं जाता है। न्याय है वो कैसा होता है, निष्पक्ष होता है। अब शिशुपाल क्या करे, तो शिशुपाल को तो पता चल गया था, उसने ढूंढ लिया था कि सम्राट अशोक ने
ये पहरेदार की मृत्यु की है, तो अब वो क्या करेगा? तो यही जो अंत है कि अब न्याय मंत्री शिशुपाल है, वो सम्राट अशोक को कैसे दंड देते हैं, वो हम इस कहानी से देखेंगे। तो चलो, ये हिंदी की स्टोरी है, हम हिंदी की स्टोरी देखेंगे। न्याय मंत्री। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की व्यवस्था पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था। कुछ चिढ़कर वह बोल उठा, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मर्म को छू दिया हो। बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा? नहीं। परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। शिशुपाल की बातें सुन परदेशी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। बहुत देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर सो गए। सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा मांगी। कई दिन व्यतीत हो गए। शिशुपाल इस घटना को लगभग भूल से गए। अचानक एक दिन शिशुपाल के घर का पता पूछते हुए कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। उनकी समझ में नहीं आया कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुला भेजा है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर सोचने लगे, कहीं उस परदेशी ने तो सम्राट से कुछ झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। इसी असमंजस में पड़े वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का दिल धड़कने लगा तथा माथे पर पसीना चमकने लगा। क्या बात हो सकती है? शिशुपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे। उन्होंने मुस्कुराकर शिशुपाल को देखा। शिशुपाल जी, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। उस दिन का परदेशी जिसको आपने अपने घर में शरण दी थी, मैं ही था। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। तो मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? शिशुपाल उस घड़ी को कोसने लगे। जाने मुंह से क्या निकल गया, किंतु अब महाराज को मना भी नहीं कर सकते थे। अपनी घबराहट को छिपाकर संयत हो गए और फिर सिर उठाकर बड़ी शांति से कहा, सम्राट की आज्ञा से आंखों पर, मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक। कल से मैं आपको न्याय मंत्री घोषित करता हूँ। अपनी कथनी को सिद्ध करके दिखाइए। सम्राट अशोक की राजमुद्रा शिशुपाल के हाथ में थी। उन्होंने झुककर राजा का अभिवादन किया और जो आज्ञा कहकर राजमुद्रा माथे से लगा ली। शिशुपाल अब महाराज अशोक के न्याय मंत्री थे। उन्हें अपने कथन की लाज रखनी थी। सब कुछ भूलकर वे राज्य की समुचित व्यवस्था में जुट गए। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। चारों ओर धूम मच गई। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजों में ताले लगाना भूल चले थे। न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की चारों ओर चर्चा थी। ऐसा न्याय मंत्री तो पहले कभी नहीं आया। लोग उनकी वाहवाही करने लगे। दिन बीतते गए। प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न व संतुष्ट थी। अचानक एक रात विस्फोट हुआ। किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। चारों ओर दुख और विस्मय की लहर दौड़ गई। इतनी सुचारू व्यवस्था में ऐसी घटना कैसे घटी? किसने इतनी हिम्मत दिखाई? शिशुपाल स्वयं बहुत अचंभित थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई। खाना पीना छोड़ वे दिन रात अपराधी का पता लगाने में जुट गए। हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, किंतु शिशुपाल ने हिम्मत नहीं हारी।
बहुत अधिक भागदौड़ करने के पश्चात जब शिशुपाल के सामने अपराधी का नाम आया तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। उस पहरेदार की हत्या स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। रक्षक ही भक्षक बन गया। शिशुपाल के लिए निर्णय लेना अत्यंत दूभर हो गया। निरपराध पहरेदार की हत्या। शिशुपाल सोच सोच कर परेशान थे। महाराज ने ऐसा क्यों किया? एक ओर धर्म था तो दूसरी ओर कर्तव्य। एक ओर वे न्याय मंत्री थे तो दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय तो न्याय है। न्याय मंत्री के सम्मुख सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। बहुत सोच विचार के पश्चात उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। नहा धोकर और वस्त्र बदलकर वे निर्धारित समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। शिशुपाल के आते ही उन्होंने पूछा, न्याय मंत्री, हत्यारे का पता चला? न्याय मंत्री गर्दन झुकाए चुप खड़े रहे। सम्राट अशोक के चेहरे पर क्रूर मुस्कान छलकने लगी। बस हो गए चुप? मैं न कहता था बातें करना सरल है, न्याय मंत्री का पद संभालना अत्यंत कठिन। शिशुपाल ने आगे बढ़कर सम्राट के सम्मुख नतमस्तक होकर कहा, अपराधी का पता चल गया महाराज, पर एक दुविधा है। दुविधा कैसी? अपराधी को दरबार में पेश करो, अशोक ने कड़क कर कहा। वह दरबार में ही है। शिशुपाल ने सिर उठाकर महाराज की ओर देखा। दरबार में है? फिर देर क्यों? हथकड़ी पहनाओ। सम्राट अशोक क्रोधित हो उठे। शिशुपाल कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को बुलाकर कहा, महाराज को हथकड़ी पहना दो। दरबार में तहलका मच गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतना साहस? न्याय मंत्री का चेहरा निर्विकार था। उन्होंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। अपने शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने हथकड़ी महाराज की ओर बढ़ा दी। दूसरे ही क्षण सम्राट अशोक के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। शिशुपाल ने कहा, अशोक, तुमने उस रात उस पहरेदार की निर्ममता से हत्या की। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होंठ काट कर रह गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, किंतु वह बहुत बदतमीज और उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया। वह एक राजकर्मचारी था, उद्दंड था, बदतमीज था, किंतु तुम उसे जान से कैसे मार सकते हो? तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सभासदों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सम्राट को अपराधी घोषित करके दंडित भी किया जा सकता है। सम्राट ने सिर उठाकर शिशुपाल की ओर देखना चाहा, किंतु उसके अदम्य साहस, निर्भीकता और कर्तव्य निष्ठा के सम्मुख वे नतमस्तक हो गए। शिशुपाल से नजरें नहीं मिला सके। सम्राट स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे और शिशुपाल इस कठिन परीक्षा में सफल हुए थे। जो न्याय के सम्मुख किसी से नहीं डरता, वह मनुष्य नहीं, हीरा था। सम्राट का हृदय प्रसन्नता से झूम उठा। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर निर्णय सुनाया। सम्राट अशोक ने हत्या का अपराध किया है, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए, किंतु इन्हें सजा देने का अधिकार केवल ईश्वर को है। मैं इन्हें चेतावनी देकर छोड़ता हूँ और इस सोने की मूर्ति को राजा के स्थान पर फांसी पर लटकाने की आज्ञा देता हूँ, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कितना अद्भुत न्याय था। सब लोग न्याय मंत्री की जय जयकार कर उठे। सम्राट अशोक ने शिशुपाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सभा समाप्त होने के पश्चात शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक के चरणों में रख दी और कहा, महाराज, इसे वापस ले लें। मुझसे अब यह भार और नहीं उठाया जाएगा। सम्राट ने सम्मान भरी दृष्टि से उन्हें देखा तथा गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपके अदम्य साहस को देख मैं आपका और भी प्रशंसक बन गया हूँ। आपके अतिरिक्त यह भार कोई उठा भी नहीं पाएगा। शिशुपाल निरुत्तर हो गए। उनसे कुछ कहते ना बना। न्याय मंत्री। तो हमने यहाँ पर देखा कि राजा है, हत्यारे बन गए थे पहरेदार के, और सम्राट अशोक है, उसने गुनाह किया हुआ है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब शिशुपाल के पास क्या है? उसको जो कथन किया था कि मैं है वो न्याय का
डंका बजा दूंगा जो मुझे अवसर मिला तो इसी प्रकार उसे अवसर दिया गया। तो शिशुपाल ने अपने कथन की लाज रखनी थी, इसीलिए उसने राजा को हथकड़ी पहनाने का आदेश दे दिया। लेकिन उसको दोषी समझकर उसके साथ न्याय करना उसका काम था, लेकिन वो तो राजा है, उसको दंड देना है, वो ईश्वर का काम है। इसीलिए उसने उसको क्या किया कि सोने की मूर्ति बना ली सम्राट अशोक की और उसको फांसी पर लगा दी। तो इस प्रकार है वो अपने न्याय का साहस से न्याय का जो कार्य है वो निष्पक्ष से निर्भयता से कर सके। तो जो ये कहानी है वो हमें न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यह कहानी में यह प्रयास किया गया है।